जिस तरीके से महाकुंभ का मेला चल रहा है, तो महाकुंभ का मेला यानी सनातन धर्म की ध्वजा के संवाहक रहे महाराजा विक्रमादित्य, महाराजा हर्षवर्धन आदि गुरु शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों की परंपरा बनाई। और यह अलग बात है कि उस समय अखाड़े के जो नागा सन्यासी हुआ करते थे वो शस्त्र विद्या के पारंगत थे, और यही अखाड़े हिंदू धर्म की रक्षा, सनातन धर्म की के पवित्र ग्रंथों और धार्मिक स्थलों की रक्षा करते रहे हैं। इस बार महाकुंभ बहुत ही खास है, क्योंकि ये जो महाकुंभ है व्यक्ति अपने जीवन में मात्र एक बार ही नहा पाता है। और ये स्नान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब ये महाकुंभ 144 वर्षों के बाद पड़ने वाला है। अब ये 2169 में पड़ेगा, इसलिए बहुत ही खास हो जाता है। इस महाकुंभ के स्नान का मौका 144 साल बाद है। यह महाकुंभ जो पड़ रहा है, महाकुंभ महज एक परंपरा नहीं बल्कि यह ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म का केंद्र भी है, जहां एक कह सकते हैं जहां एक उद्घोष लोगों तक पहुंचता है। महाकुंभ प्रकृति के ईश्वरीय शक्ति का आभास भी कराता है। सूर्यदेव मकर में होते हैं और मकर से विषुवत रेखा होते हुए अब कर्क की ओर आएंगे, इसलिए सूर्य देवता को भी मकर संक्रांति समर्पित है। और इस तरीके से इसे महर्षि, महर्षि, देव आदि सभी प्रयागराज में पधार रहे हैं, और इसलिए हमारे लिए बहुत ही खास हो जाता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं हमारे महंत जो कि गंगा आरती कर रहे हैं, इसी तरीके से तुलसीदास जी ने भी इस महा आयोजन को अपने दोहे माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पितहि आव सब कोई में एक पंक्तिबद्ध करने का प्रयास भी किया है। महाकुंभ की महत्ता बताई है। महाराजा हर्षवर्धन ने अनेक दान किए थे प्रयागराज में। वह पहले भगवान सूर्य, भगवान शिव और भगवान बुद्ध की पूजा करते थे। उसके बाद ब्राह्मण, आचार्य, दीन और बौद्ध। तो जब महाकुंभ प्रयागराज का मेला लगता है तो हमेशा याद रखिएगा कि एक दानी या महादानी का नाम अवश्य लिया जाता है, और वो है हर्षवर्धन। और इसी क्रम में वह जो हर्षवर्धन जी हैं अपने खजाने का सारा दान दे देते थे। यहाँ तक कि अपने पास कोई वस्त्र नहीं बचते थे, यहाँ तक कि मुकुट भी दान कर देते थे गरीबों, बौद्ध भिक्षुओं में। और इस तरीके से आप जो देख रहे हैं ये भव्य मेले का आयोजन है, जो महाकुंभ है। इसमें आप देख रहे हैं ब्राह्मण जो है गंगा आरती कर रहे हैं। इस तरीके से भव्य आयोजन जो हम क्या है हर्षवर्धन जी जो देखिए दान दे रहे हैं, या प्रतिमा देख रहे हैं। यहाँ हम जो देख रहे हैं गंगा आरती भी हो रही है, और इस भव्य मेले का आयोजन भी हो रहा है। इस दान के क्रम में वह लाए हुए अपने खजाने की सारी चीजें दान कर देते थे, जैसा कि आप हर्षवर्धन जी को देख रहे हैं। यहाँ तक कि वह अपने राजसी वस्त्र भी दान कर देते थे, और फिर वह अपनी बहन यानी कि राजश्री से कपड़े मांग कर पहनते थे। वर्धन वंश के बारे में चीनी यात्री वैनसांग और बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूल कल्प के अनुसार पुष्यभूत या वर्धन वंशीय राजा वैश्य थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि वो क्षत्रिय थे।
और हर्षवर्धन के पूर्वजों की राजधानी थानेश्वर अंबाला पंजाब थी। हर्ष के आदि पूर्वज पुष्यभूति थे, ऐसा माना जाता है, ऐसा है भी। और इस वंश के प्रथम शासक सामंत हुआ करते थे, गुप्तों के सामंत हुआ करते थे। और चौथे शासक जो कि प्रभाकर वर्धन जो है ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। और इसलिए प्रभाकर वर्धन जो है उन्होंने हूणों, सिंधराज, गुर्जरों, गांधार नरेश और मालवा के शासकों को परास्त किया था या उनको आतंकित भी किया था। इस तरीके से क्यों ना हम आज हर्षवर्धन जी के बारे में जानने की कुछ कोशिश करते हैं, उनके इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। इस महादानी को और कन्नौज जो कि इत्र नगरी भी है, और इस कन्नौज को थानेश्वर के बाद हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कैसे बनाया, किन परिस्थितियों में यहाँ इस कन्नौज की सत्ता को संभाला, आज हम पूरी बात करते हैं। उनकी बहन है राजश्री, उनके विषय में भी बात करते हैं। प्रभाकर वर्धन ने हूणों, सिंधराज, गुर्जरों, गांधार नरेश और मालवा के शासकों को परास्त किया। उसके बाद प्रभाकर वर्धन ने अपनी स्वतंत्र सत्ता को संभाला। गृहवर्मन जो प्रभाकर वर्धन है, उनकी पुत्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के अंतिम राजा गृहवर्मन के साथ हुआ था। और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन जो हैं वो राज्यवर्धन द्वितीय कह सकते हैं, जो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे, वो शासक बनते हैं। और इस समय मालवा का शासक था देवगुप्त और गौड़ वंश के शासक थे शशांक ने मिलकर राज्यवर्धन के बहनोई यानी कि गृहवर्मन जो कन्नौज के शासक थे, मौखरी वंश के अंतिम शासक थे, उनका वध कर दिया था। और जब वध कर दिया उसके बाद में क्या होता है, इसके बाद राज्यवर्धन आएंगे, प्रभाकर वर्धन के प्रयागराज का धार्मिक मेला सम्राट हर्षवर्धन हर 5 वर्ष बाद प्रयाग इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर विपुल धनराशि दान में देते थे। और कन्नौज की धार्मिक सभा की समाप्ति के बाद हर्ष ने छठे पंचवर्षीय दान वितरण को देखने के लिए वैनसांग को निमंत्रित किया था, जिसका विस्तृत वर्णन वैनसांग ने किया है। और इसमें हर्ष एवं उसके परिवार के अतिरिक्त 5 लाख व्यक्ति, ध्रुव भट्ट, भास्कर वर्मा आदि अनेक राजा, असंख्य ब्राह्मण, श्रवण, निग्रंथ, दीन, अनाथ एकत्र हुए थे। पहले दिन बुद्ध की मूर्ति स्थापित की और प्रथम श्रेणी के रत्न एवं वस्त्र वितरण किए। दूसरे दिन आदित्य देव, सूर्य देव की स्थापना की, आदित्य देव यानी कि सूर्य देव की स्थापना की। और पहले दिन की अपेक्षा आधी मात्रा में रत्न और वस्त्रों का दान हुआ। तीसरे दिन उन्होंने ईश्वर देव शिव की मूर्ति की स्थापना की और दूसरे दिन के समान ही वस्तुओं का दान हुआ। चौथे दिन उन्होंने 10,000 बुद्ध भिक्षु को दान दिया। प्रत्येक भिक्षु को सोने के सिक्के, एक मोती, एक सूती वस्त्र, अनेक प्रकार के खाद्य पेय और सुगंध भेंट किए। उसके बाद 20 दिनों तक हर्षवर्धन ने ब्राह्मणों को दान दिया। तदंतर 10 दिनों तक जैनों और तथा अन्य संप्रदायों के अनुयायियों को दान दिया। इतने ही दिनों तक याचकों को दान दिया और 1 महीने तक दरिद्रों तथा अनाथों को धन वितरण किया। जब कोष रिक्त हो गया तो हर्ष ने अपनी व्यक्तिगत वस्तुएं जैसे कि रत्न, कपड़े, हार, कड़िका, बाजूबंद, मुकुट, मणि आदि सब कुछ दे डाला। सब कुछ दान में देने के बाद
उसने अपनी बहन से एक पुराना मामूली कपड़ा मांगा और उसे पहनकर 10 दिशाओं के बौद्धों की पूजा की। इस प्रकार हर्ष ने दान का जो आदर्श रखा वह विश्व के इतिहास में अपूर्व था। जब भी अब कुंभ का मेला लगता है उस समय हर्षवर्धन के दान को जरूर पहचाना जाता है। और राज्यवर्धन की बहन को बंदी बना लिया और इसके बाद क्षुब्ध होकर इससे राज्यवर्धन ने देवगुप्त पर आक्रमण करके उसे बुरी तरह पराजित किया, लेकिन बाद में गौड़ नरेश शशांक द्वारा धोखे से राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या कर दी गई। इसके बाद हर्षवर्धन ने राजगद्दी पर का भार ग्रहण किया और जिस समय हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठे, आज हम उनके कह सकते हैं जहां उनका कह सकते हैं दरबार लगता था हर्षवर्धन का, वहां हम आपको लिए चल रहे हैं। जैसा कि हर्षवर्धन जी को देख रहे हैं आप, ये अपने दरबार में बैठे हुए हैं, इनका दरबार लगा हुआ है और इस दरबार में आप देखेंगे यहाँ पर हर्षवर्धन ने जैसे ही राजगद्दी को संभाला, जिस समय हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठे तब उनकी आयु महज 16 वर्ष थी। हर्ष के समक्ष अनेक कठिनाइयां थीं, परंतु हर्ष साहसी महत्वाकांक्षी एवं वीर थे। हर्षवर्धन ने अपने विरोधी शत्रुओं को समाप्त करने एवं राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए एक विशाल सेना जो है संगठित की और इस सुसंगठित सेना के बल पर ही हर्ष ने अनेक विजयें प्राप्त की। सर्वप्रथम राजश्री को मुक्त कराया और मुक्त जो कराया कन्नौज राज्य की प्राप्ति की। इसका मतलब कहीं ना कहीं देवगुप्त और उसके साथ साथ जो कह सकते हैं मालवा का शासक था और इसके साथ साथ में शशांक जो गौड़ वंशीय शासक था, उन लोगों ने इस पर अधिकार कर लिया था, इसलिए कन्नौज को विजित किया। सर्वप्रथम राजश्री को मुक्त और कन्नौज राज्य की प्राप्ति हर्ष ने अपनी पहली विशाल सेना के साथ शशांक को दंड देने के लिए निकल पड़े और हर्ष को आता हुआ देखकर शशांक ने राज्य को छोड़ दिया और वह भाग खड़ा हुआ। राजश्री शोक के कारण विंध्याचल के जंगलों में चली गई। जैसा कि आप विंध्याचल के जंगलों में देखें, आप विंध्याचल के जंगलों को देख रहे हैं, ये विंध्याचल के जंगल हैं और राजश्री हैं और हर्षवर्धन जी हैं जो कि एक भांडी जो कह सकते हैं एक बौद्ध भिक्षु थे। भांडी की मदद से हर्षवर्धन ने अपनी बहन को खोजा और विंध्याचल के जंगलों से खोजा। राजश्री की मुक्ति और कन्नौज राज्य की प्राप्ति ऐसे ही नहीं हो गई, इसके पीछे हर्षवर्धन को बहुत संघर्ष करना पड़ा। यहां हम देखेंगे हर्षवर्धन ने क्या किया। हर्ष अपनी विशाल सेना के साथ जब आए तो यहाँ पर राजश्री जो है शोक के कारण विंध्याचल के जंगलों चली गई और वहां पर सती होने जा रही थी। उसी समय हर्ष ने उनको ढूंढते हुए उन्हें सती होने से बचाया और राजश्री को कन्नौज वापस लाए और राजश्री के कोई संतान न थी, अतः कन्नौज जो है राज्य की सुरक्षा का भार हर्षवर्धन के कंधों पर ही आ गया। कुछ समय बाद हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज बना ली और इस प्रकार थानेश्वर और कन्नौज दोनों ही राजधानियां जो हैं हर्षवर्धन की हुई। हर्षवर्धन ने इस प्रकार कन्नौज और थानेश्वर जो राज्य मिलकर एक राज्य हो गए और इसकी परिणत हुई साम्राज्य के रूप में। और अब साम्राज्य बढ़ेगा। वैनसांग के वर्णन से ज्ञात होता है कि हर्ष ने गद्दी पर बैठने के बाद 6 वर्ष तक लगातार युद्ध किया था। जैसा आप हर्षवर्धन जी का राज्य देख रहे हैं, राज दरबार लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए अमात्य भी बैठे हुए हैं, बौद्ध भिक्षु भी बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो फरियादी हैं या कह सकते हैं वो अपनी बात को कहते हैं हर्षवर्धन के दरबार में, आप देख रहे हैं। और इस तरीके से हर्षवर्धन गद्दी पर ही नहीं बैठे, इनकी बहन खड़ी हुई हैं जो सफ़ेद साड़ी में खड़ी हुई हैं, राजश्री जी खड़ी हुई हैं
और इसके साथ साथ ये आप दरबार देख रहे हैं, हर्षवर्धन जी का दरबार लगा हुआ है। यहाँ क्या हुआ कि ह्वेनसांग जो हैं उनके वर्णन में दिखाई देता है कि लगातार उन्होंने 6 वर्ष तक लगातार युद्ध किया और उन्होंने 5 प्रांतों पर विजय प्राप्त की, जैसे पंजाब हो गया, कानकुब्ज हो गया जो कन्नौज है जहाँ पर राजधानी बनाई, और गौड़ जो बंगाल का क्षेत्र है, बिहार और उड़ीसा। इन विजयों के फलस्वरूप पूर्व से पश्चिम तक लगभग समस्त उत्तर भारत में हर्षवर्धन का अधिकार में आ गया। अब यहीं पर क्या होता, बल्लवी के ध्रुवसेन द्वितीय से युद्ध उन्होंने लड़ा और बल्लभ पर आक्रमण कर दिया और उसे पराजित कर दिया। किंतु कुछ समय बाद ध्रुवसेन ने हर्ष से संधि कर ली। हर्ष से जब संधि कर ली तो हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह जो है ध्रुवसेन से कर दिया। यहीं पर क्या होता है, हर्ष ने जब ध्रुवसेन से विवाह कर दिया तो मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए। इसके साथ साथ में जब मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए तो यहाँ पर क्या होता है, पुलकेशिन द्वितीय से भी युद्ध करने के लिए दक्षिण भारत की ओर जाते हैं। जैसे ही हर्षवर्धन दक्षिण भारत जाते हैं तो बल्लवी के राजा से मैत्री के संबंध स्थापित करने के बाद हर्ष दक्षिण भारत की ओर जा बढ़े। और इस समय जब उन्होंने युद्ध किया, आप देख रहे हैं इस समय युद्ध कर रहे हैं, और इस युद्ध में क्या होता है, दक्षिण भारत में राजा जो था पुलकेशिन द्वितीय वो बहुत ही शक्तिशाली राजा था, और दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजा होने के बाद में हर्ष ने इसके राज्य पर आक्रमण कर दिया, किंतु वहां पासा पलट जाता है और हर्ष जो है युद्ध में हार जाते हैं। हर्षवर्धन सिंध राज से भी युद्ध करते हैं, जो कि शूद्र राजा था, उसको भी परास्त किया। शशांक से युद्ध किया। हर्ष ने अपने भाई के हत्यारे जो कि शशांक था, जिसने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या की थी, उसको भी परास्त किया, उससे बदला लिया। अनुमान ऐसा है कि उसकी 620 और 625 के बीच में शशांक की हत्या कर देते हैं। गंजाम विजय भी प्राप्त करते हैं, और ये आखिरी विजय होती गंजाम विजय, जो कि 634 ईस्वी में करते हैं। गंजाम जीता, उसे अपने राज्य में मिला लिया। ये हर्ष की अंतिम विजय थी। कन्नौज में एक धार्मिक सम्मेलन करते हैं हर्षवर्धन। जब कन्नौज में एक धार्मिक सम्मेलन करते हैं तो हर्ष ने 643 ईस्वी में कन्नौज में एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था महायान संप्रदाय का प्रचार प्रसार करना था। और इस सम्मेलन में विश्व भर के विभिन्न संप्रदायों और प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था, और इस सम्मेलन में ह्वेनसांग ने भी भाग लिया था। ह्वेनसांग जो थे वो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे हर्षवर्धन के द्वारा। यह सम्मेलन 23 दिनों तक चला, और अंत में सम्राट हर्षवर्धन ने महायान संप्रदाय को सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय घोषित करके जब संप्रदाय घोषित कर दिया और ह्वेनसांग को विशेष रूप से सम्मानित किया था। ये हर्ष की बौद्ध धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा देखकर ब्राह्मणों में ईर्ष्या हुई, और ब्राह्मणों में जब ईर्ष्या भड़की तथा उन्होंने चैत्यहार जो घर था उसमें क्या किया, आग लगाकर सम्राट के हर्षवर्धन की हत्या करने का असफल प्रयास किया। और इससे हर्षवर्धन जो है, हर्ष ने ब्राह्मणों के इस षड्यंत्र से क्रोधित होकर ब्राह्मणों को राज्य से निष्कासित कर दिया। यही हम देखेंगे, आप हर्षवर्धन जी को देख रहे हैं, इनके साम्राज्य को देख रहे हैं। यहाँ ब्राह्मण हैं, देखिए किस तरीके से विवाह वगैरह हुआ करते थे वो भी आप देखिएगा, और यहाँ देखिए किस तरीके से दान दक्षिणा होती है, और इस तरीके से महारानी जो हैं ये बैठी हुई हैं, देखिए। और इसके साथ साथ पुष्यभूत वंश का आप वंशावली देखिएगा। यहाँ पर जो पुष्यभूत या वर्धन वंश है, नरवर्धन है, राज्यवर्धन है, आदित्यवर्धन है, प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें हैं, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। और राज्यश्री के पति हैं गृहवर्मन, जो कि आप देख रहे हैं गृहवर्मन जो हैं वो मौखरी वंश के अंतिम शासक हैं। यहाँ हर्ष का जन्म दिखाया गया थानेश्वर, और इस तरीके से ये ख्याति प्राप्त राज्य था जो कह सकते हैं थानेश्वर। और राजश्री का विवाह जो है मौखरी राज्य के संस्थापक जो हैं इनसे होता है। देवकुट द्वारा राजश्री को बंदी भी बनाया गया, जो आप देखेंगे राजश्री और गृहवर्मन के विवाह के कारण थानेश्वर और कन्नौज का यह संबंध गुप्त वंश के तत्कालीन शासक को सहन न हुआ, और मालवा के शासक देवगुप्त ने गौड़ देश के शासक शशांक से मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया।
जिसमें गृहबर्मन मारे जाते हैं और राजश्री को बेड़ियों में जकड़कर कारावास दिया जाता है। जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं राजश्री जी को, ये आप देख रहे हैं बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं, इनको कारावास हो जाता है। लेकिन ये किसी तरीके से किसी व्यक्ति ने इनको रिहा कर दिया, मुक्त कर दिया और इस तरीके से ये विंध्याचल के पर्वतों में चली गई और अपने पति की मृत्यु से इतनी क्षुब्ध हुई, इन्होंने ये सती होने के लिए विंध्याचल के पर्वतों में चली गई। ये आप जो विंध्याचल के पर्वत देख रहे हैं, ये सती होने के लिए देखिए चिता जली हुई रखी हुई है, आप चिता बनी हुई है। अच्छा, हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं। हर्षवर्धन विद्या प्रेमी भी थे। विद्या प्रेमी राज्यवर्धन जो है, देवगुप्त का युद्ध जो होता है वो आप देख रहे हैं, सती होना, राजश्री का सती होना इसमें दिखाया गया है और राज्यवर्धन व देवगुप्त का युद्ध भी और दिखाया गया है। ये आप देख रहे हैं युद्ध हो रहा है, यहाँ पर राज्यवर्धन और गुप्त के युद्ध जो है हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हर्षवर्धन जो है विद्या प्रेमी भी थे। हर्षवर्धन जो है यहाँ देखिए दान भी कर रहे हैं, ये हर्षवर्धन जी हैं, दान करते हुए नजर आएंगे, सभी दीन दुखियों सभी को दान दे रहे हैं। हर्ष की धार्मिक सभा की बात हम कर रहे थे, तो वो धार्मिक सभा 23 दिनों तक चलती है, जो हम अभी बात करेंगे। हर्षवर्धन जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, ये विद्या प्रेमी थे, हर्ष का विद्या प्रेम भी था, आप ये देखिएगा। यहाँ हम धर्म सभा की बात करेंगे। प्रयाग में भी एक धर्म सभा का आयोजन किया था हर्षवर्धन जी ने। जब हर्षवर्धन जी को इस षड्यंत्र के बारे में पता चला ब्राह्मणों के, तो उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को बंदी बनाकर अपने साम्राज्य से निर्वासित भी कर दिया और कुछ को क्षमा भी कर दिया। कन्नौज की धर्म सभा की समाप्ति पर वैनसांग को महायान देव और मोक्ष देव की उपाधि से हर्षवर्धन जी ने सम्मानित किया था। कन्नौज धर्म सभा 643 ईस्वी में भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया। उन्होंने कन्नौज और प्रयाग में विशाल बौद्ध संगीत का आयोजन किया। प्रयाग में मोक्ष परिषद के नाम से आयोजन किया गया। वैनसांग ने कन्नौज में विशाल बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की और इस परिषद में 20 सहायक राजा थे जो कि हर्षवर्धन के अंडर में आते थे। इसके साथ साथ बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान के विद्वान थे। 3000 लोग थे, 3000 या 4000 लोगों की संख्या थी। यहीं पर जो ब्राह्मण और जैन कट्टर ब्राह्मण कहना चाहिए, उनकी संख्या 3000 थी। नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वान शिक्षक, जो कह सकते हैं विद्वान भी थे और शिक्षक भी थे, उनकी संख्या 1000 थी। नालंदा विश्वविद्यालय में क्योंकि हर्षवर्धन दान किया करते थे और सबसे ज्यादा दान नालंदा विश्वविद्यालय में किया क्योंकि विद्या प्रेमी थे। आप देख रहे हैं, लिखने का भी उन्हें शौक था। कई कह सकते हैं अभी बताएंगे। सभागार में भगवान बुद्ध की एक स्वर्ण प्रतिमा, जो कि राजा जितनी ऊंची थी, जब ये सभा हुई थी तो सभागार में क्या किया गया, बौद्ध की स्वर्ण प्रतिमा जो कि राजा जितनी ऊंची थी उसे स्थापित की गई और यह परिषद 23 दिनों तक चली। वैनसांग ने इस परिषद में महायान के दर्शन की व्याख्या की थी और महायान को कह सकते हैं हर्षवर्धन जी ने कह सकते हैं सर्वोपरि शाखा बताई। जैसा कि हर्षवर्धन जी का विद्या प्रेम आप देख रहे हैं, लेखनी से लिख रहे हैं, कितने महान व्यक्ति थे हर्षवर्धन। उनके विषय में आज हम उनका इतिहास जान रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं। हर्षवर्धन का विद्या प्रेम, जैसे कि ये प्लेट में लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं शिलालेख में। प्रयाग बौद्ध परिषद जो है 643 ईस्वी में, इन्होंने हर्षवर्धन जी ने प्रयाग में महामोक्ष परिषद के नाम से एक सम्मेलन का आयोजन किया था जो 5 साल में एक बार आता है। वैनसांग को इस परिषद में आमंत्रित किया गया था। परिषद 75 दिनों तक चली थी और उन्होंने सभी धर्मों के गरीब लोगों को दान दिया और इस परिषद में सूर्य और शिव के साथ भगवान बुद्ध की मूर्ति का भी जुलूस निकाला गया।
थानेश्वर के वर्धनों में हर्ष का उच्च स्थान है। वह एक सक्षम प्रशासक, साहित्य के संरक्षक, लोगों के कल्याण की देखभाल करने वाले वे स्वयं विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत में रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद नाटक लिखे। एक बार फिर से समझिएगा, उन्होंने संस्कृत में रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद नाटक लिखे। उन्होंने प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट को भी संरक्षण दिया था और जिन्होंने हर्षवर्धन के चरित्र या हर्ष चरित्र नामक अमूल्य रचना लिखी थी। विद्या के संरक्षक हर्षवर्धन जो है कह सकते हैं, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत दान दिया था। हर्षवर्धन साम्राज्य का सबसे महान शासक थे और वह 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे थे। एक बार आप देखिएगा कितनी विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपने कन्नौज को संभाला, यहाँ तक कि इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और महज 16 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे और अपनी बहन की रक्षा की। इसके साथ साथ अपने सभी दायित्वों का, कर्तव्यों का पालन करते हुए इस दुनिया से विदा होते हैं। 647 ईस्वी में वो उनका देहावसान हो जाता है। कह सकते हैं इस महान व्यक्ति के बारे में अगर हम बात करें, इस दिव्य आत्मा की बात करें, जिनका आज भी इतिहास में इनका नाम लिया जाता है, और वो कारण क्या है? महादानी थे, अपना सब कुछ दान करने वाले हर्षवर्धन जी के बारे में आज हमने जितनी जानकारी ली, वो कह सकते हैं अपने जीवन काल में इतने युद्ध लड़े और सभी जगह जीत हासिल की। मात्र पुलकेशिन द्वितीय से जरूर हार गए थे, लेकिन वो क्योंकि दक्षिण भारत का शक्तिशाली शासक था इसलिए, और विद्या प्रेमी तो थे ही थे क्योंकि उन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसे नाटक अपनी लेखनी से लिखे और इसके साथ साथ में विद्या का संरक्षण भी किया, सनातन धर्म की रक्षा भी की। एक बार फिर से हम कह सकते हैं समराइज करते हैं। हर्षवर्धन के पिता थे प्रभाकर वर्धन और इनकी माता का नाम था यशोमती। और यशोमती जो थी, क्योंकि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु जो है वो 605 ईस्वी में हो गई थी और उसी से क्षुब्ध होकर, दुखी होकर यशोमती जो है इनकी माँ है वो दुखी होकर सती हो गई थी। 605 से 606 ईस्वी तक राज्यवर्धन उनके बड़े भाई थे, उन्होंने शासन किया क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई ही राज्य को संभालेंगे। हर्षवर्धन छोटे थे, लेकिन जब राज्यवर्धन की हत्या शशांक कर देता है तो यहीं पर क्या होता है, हर्षवर्धन को अपनी गद्दी संभालनी पड़ती है और ने विवेक से उन्होंने 606 से लेकर 647 तक शासन किया। राजश्री जो कि जिनको शिलादित्य भी कहा जाता है, मालवा के देवगुप्त में राजश्री के पति ग्रीवर्मन को मार डालता है या कह सकते हैं उनकी हत्या कर देता है, कन्नौज में कैद कर लेता है और राज्यवर्धन जब अपनी बहन को कैद मुक्त कराने गए तब धोखे से गौड़ वंश के शशांक ने, जो कि बंगाल का है, उसने क्या किया, राज्यवर्धन की हत्या कर दी। ऐसी दर्दनाक परिस्थितियों में हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में सत्ता में आए और राजश्री की रिहाई और शशांक से बदला लेना उनका मुख्य उद्देश्य था। और इस तरीके से उनके कंधों पर कन्नौज का भार आ जाता है और कन्नौज को बखूबी संभालते हैं और इस तरीके से अपने कह सकते हैं जीवन काल में बड़े ही स्वाभिमान के साथ जीवन को जिया उन्होंने और हिंदू धर्म को, सनातन धर्म की रक्षा की। एक बार फिर से देखिए सनातन धर्म को किस तरीके से गंगा आरती हो रही है, शंखनाद हो रहा है और ये कुंभ बड़ा ही खास है और इसलिए कुंभ के दर्शन आप कर रहे हैं। कुंभ मेला का आयोजन जो हुआ है, आज महाकुंभ है